अब तक की तमाम रिकॉर्डिंग जो है जो जितने भी दिन हमारा लेक्चर हुआ वो सारे मैंने रिकॉर्ड भी कर दिए और उनको अपलोड भी कर दिए। बस ये है कि मसरूफियत की बिना पे उनकी जो टाइटल वगैरह देना था मैं वो नहीं दे पाया। तो उम्मीद है कि आपको कल प्ले लिस्ट जो है ना जो आपके साथ शेयर की थी जूम सेक्शन की यूट्यूब के ऊपर उसके अंदर वो सबको कल अवेलेबल होंगे। लेकिन जो अपलोड हैं मतलब पब्लिक के लिए आप लोग तो जाएंगे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहाँ पे आपको आप देख सकते हैं वहाँ पे जो उनकी वीडियो जौन से दिन की आपकी नेक्स्ट वीडियो क्लास आप वहाँ पे जाके में से देख सकेंगे। लेकिन वो अपलोड जो है वो टाइमली होंगी। अभी तक जो पब्लिक के लिए अवेलेबल जो है वो अभी नहीं होगी। ठीक है। आज हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक देखेंगे कि लर्निंग क्या होती है। दूसरा हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी उसकी बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे। 4 टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी ये कॉन्सेप्ट है ये सीरीज बिहेवियरिज्म वालों की है। ठीक है यानी बिहेवियरिज्म वालों की सीरीज में और इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये क्लासिकल और दूसरा पावलो की थ्योरी थॉर्नडाइक से भी इनमें से सवाल अक्सर आ जाते होते हैं। ठीक है। तो इनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। पहली बात करते हैं लर्निंग क्या होती है। जहाँ लर्निंग का लफ्ज आएगा तो आपके जहन में तो ये आ जाना चाहिए कि ये बात हो रही है साइकोलॉजी की। तो लर्निंग को हम किसी साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से देखेंगे। हमारी एमफिल की क्लास हो रही थी तो उसमें ये लर्निंग का साइकोलॉजी का टॉपिक शुरू हुआ। तो लर्निंग के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई कि लर्निंग क्या होती है। किसी ने कोई डेफिनेशन बताई किसी हमने जो आम लफ्जों में कहते हैं ना कहते हैं लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। तो अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि लर्निंग इज द परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। ठीक है परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है लर्निंग वो होती है। और मतलब लर्निंग साइकोलॉजी के साथ इसका जो है वो गहरा ताल्लुक है। लर्निंग का मतलब क्या है चीज को सीखना। और सीखने के लिए क्या होता है किसी शख्स का सीखने के लिए प्यार होना भी जरूरी है। और फिर सीखेगा तो क्या होगा सीखेगा तो उसका उसके लिए नया बिहेवियर डेवलप होगा। यानी पुराने थॉट्स जो है वो उसके चेंज हो गए नए थॉट्स में बदल जाएंगे जब वो कुछ नया सीखेगा। ठीक है। और यानी इसी से लर्निंग की बुनियाद पे किसी भी शख्स की जो है वो उनकी हैबिट्स एटीट्यूड ये सारी चीजें जो है वो चेंज होती हैं। इसके अलावा हम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मतलब ये लर्निंग के हवाले से बेसिक कंसेप्ट कंसेप्चुअल बातें हैं। आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी जो इसकी वैसे जो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड है आप उसको देख लीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। अब ये बोलते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो लर्निंग की टाइप एक होते हैं वर्बल लर्निंग यानी बोल के लर्निंग। अगर जैसे आप ना बोल के पढ़ते हैं आप सुन के जो है वो चीज़ों को याद करते हैं। एक होती है वर्बल लर्निंग दूसरी है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग यानी आप कुछ करके लर्निंग करते हैं आप फिजिकली मूवमेंट करके यानी जैसे राइटिंग है डांसिंग है ईटिंग है कुछ करके आपकी लर्निंग होती है। इस तरह सेंसरी लर्निंग जहाँ आप सेंसर का इस्तेमाल करके लर्निंग कर रहे हैं बच्चे हैं वो अपनी सेंसर को यूज करते हैं तो उसके जरिए उनकी लर्निंग होती है। अदरवाइज उनकी लर्निंग इनकम्प्लीट रहती रहती है यानी बच्चे नसीहतों को अच्छी बातों को ऊपर अमल नहीं करते जब तक कि वो करते हैं देख लें। इस तरह सेंसरी मोटर लर्निंग यानी जहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल है और प्रॉपर मूवमेंट से यानी कि ये नहीं कि सुन के बल्कि उनका प्रॉपर यूज करके वो लर्निंग करते हैं। तो यानी लर्निंग को आपने ध्यान में रखना है कि लर्निंग वर्बल लर्निंग भी हो सकती है मोटर लर्निंग भी हो सकती है सेंसरी लर्निंग भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद लर्निंग की जो थ्योरीज हैं ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो आज हम पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलो ने दी थी जो रशिया का था वो भी आज हम पढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी जो है ये भी हम देखेंगे ये बी एफ सेकेंडर ने दी थी। इसके अलावा लर्निंग बाई इंसाइट ये गेस्टार्ट ने दी थी। गेस्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमने किया था। और इसको मजीद जो है वो गेस्टार्ट की थ्योरी आएगी इसके अंदर डिटेल में हम बात करेंगे। डिस्कवरी लर्निंग ये ब्रोनर ने दी थी ये भी हम बाद में करेंगे। सोशल लर्निंग बाय बंडोरा ये भी हम बाद में करेंगे। तो लर्निंग की 3 थ्योरीज आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनका नाम इनके जो लिखने वाले हैं उनका नाम किस सन में हुई कहाँ से रहने वाले थे। यानी अभी जो रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू हुए थे तो इसके अंदर उन्होंने सवाल पूछा कि आप जो है ना स्किनर स्किनर था आई थिंक तो इसकी बायोग्राफी के हवाले से बताएं यानी इसकी लाइफ के मुताबिक। इस तरह साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो ये थ्योरीज जिन्होंने दी है उनके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। तो पूछ लेते हैं कि ये थ्योरी देने वाला जो है इस बंदे का क्या बैकग्राउंड था क्या एजुकेशन क्या काम करता था। ठीक है। ये वैसे जनरल स्लाइड है
कि एजुकेशनल लर्निंग प्रॉब्लम में रोल प्ले या आर्ट टीचर पेरेंट्स और प्लेस मेकर जो लर्निंग होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा किरदार होता है वो टीचर का होता है, पेरेंट्स का भी होता है और पॉलिसी मेकर जो है वो भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या लर्न करवाना है क्या नहीं करवाना। बच्चों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना, उनको क्रिएटिव थिंकर बनाना, ये लर्निंग ही है। उनकी हाउ टू हैंडल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, लर्निंग बिहेवियर को कैसे हमने चेंज करना है। ओवर्ट यानी हो सकती है लर्निंग, ओवर्ट लर्निंग भी हो सकती है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती है, इंट्रोवर्ट भी हो सकती है। मोटिवेशन लेवल इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिच पुअर जीनियस डल एवरेज, ये सारी लर्निंग है। तो हम लर्निंग कैसे कर रहे थे, मैं इनको एक से डिटेल में नहीं जाता, आप इसको जो है वो वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। और लर्निंग प्रोग्रेस इन, अगर लर्निंग प्रोसेस के अंदर अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको अपने आईक्यू को यूज करना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंस को आपको चीज़ों को लेना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड करने को होनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड हो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ लर्निंग। तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि लर्निंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो असल टॉपिक है हमारा, हम उसकी तरफ चलते हैं। वो है हमारा फॉरेन डाइट का। नोट्स में सारे आपको दे दूंगा, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके अंदर कोई बात कोई ऐसी आपको लगी कि जो मुश्किल जो भी है वो आप पूछ लीजिएगा। असल टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, और थॉर्नडाइक को जो है वो कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का बानी भी कहा जाता है। ये अभी पेपर के अंदर सवाल आया था सेंट वाले, ब्रेक्टर वाला जो था उसके अंदर, तो उन्होंने वहां पे नाम में जो पूछा यही कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का बानी कौन है, तो थॉर्नडाइक उन्होंने नहीं दिया था। अब हो सकता है कि इसके नंबर सबको मिल जाए, या जॉन डेवी या विलियम जेम्स, जैसे हमने कहा था किसी एक को लगा लेते हैं कि जो विलियम जेम्स साइकोलॉजी का बानी है, जॉन डेवी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ और यानी उसका वैसे साइकोलॉजी के अंदर काफी काम है, फिलोसफी साइकोलॉजी के अंदर, इस तरीके में कहा। खैर ट्रायल एंड एरर थ्योरी की तरफ आते हैं, इसके अंदर वो क्या बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर, कुछ करना और फिर उसमें गलतियां होना। यानी ये तीन जो है वो असूलों के ऊपर ये थ्योरी बेस कर रही है। ट्राई ट्राई अगेन फेल योर सक्सेस, कि बार बार कोशिश करते रहें अंटिल कि आप सक्सेस न हो जाए। ये जैसे कहते हैं कि जर्नी ऑफ थाउजेंड थाउजेंड माइल स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप, कि अगर आपने बहुत लंबा अर्सा चलना है, बहुत बड़े सफर तय करना है, तो आपको कोई एक कदम तो पहले उठाना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ट्रायल एरर ये है बार बार प्रैक्टिस करना, जब तक कि हम किसी भी फील्ड के अंदर उस शोबे के अंदर जो कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। यहाँ हम कहते हैं कि फर्नाडाइट ने कंसेप्ट दिया, इससे पहले ये बात की कि जो लर्निंग है ना, ये लर्निंग होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो है वो एसोसिएशन कायम करके। तो यहाँ से पहले देखिए स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस वो होता है जो हमें किसी काम के करने के ऊपर मजबूर करता है, यानी जो किसी काम के करने के ऊपर हमें उभारता है, जो मोटिवेट करता है, जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमारे अंदर आग लगाता है, जो हमें कुछ काम को करने के लिए तड़प पैदा करता है, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं कि स्टिमुलाई बोल रहे होते हैं। जबकि रिस्पॉन्स जो है वो इससे जो है वो मुख्तलिफ चीज है, कि जिसके अंदर हम चीजों को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पे। जैसे आप देख लें कि आपको भूख लगी है, और आपके सामने जो है भूख लगी है, तो ये भूख आपको किस तरफ लेके जाएगी, खाने की तरफ। और भूख लगना क्या है, स्टिमुलस है, और खाना क्या है, वो रिस्पॉन्स है। ये जैसे आपको भूख लगी है और खाना आपके सामने आया, तो जो यहाँ पे खाना आपके सामने आया ये हम क्या लेते हैं स्टिमुलस, और खाने के बदले के अंदर आपके मुंह से जो राल टपकेगी, जो सलाइवा आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। एक काम के नतीजे के अंदर दूसरा काम, जिसके नतीजे के अंदर दूसरा काम होता है, दूसरा काम रिस्पॉन्स होता है, और जो वजह बनता है किसी काम को करने की, इसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर ये थॉर्नडाइक ने दी थी 1898 के अंदर, इसे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, जैसे एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बाउंड थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी। ये आपने नाम अपने जेहन में रख लेनी है कि जिसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कह देते हैं, बाउंड थ्योरी भी कह देते हैं, एसआर थ्योरी भी कह देते हैं। इसने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, ये भी है कि लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे, ये ट्रायल एंड इसी थॉर्नडाइक ने दिए थे। लॉज ऑफ लर्निंग इसे दो तरह के दिए थे, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज कहते हैं वो लॉज जो यानी जो बहुत जरूरी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, जो प्राइमरी लॉज हैं। जो सेकेंडरी लॉज हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी हम जब कहेंगे कि मीनिंग भी याद कर लें तो वो काफ़ी है, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको बताया कि ये लर्निंग थ्योरी देने वाले सारे बिहेवियर्स थे। इसके अलावा ये थॉर्नडाइक था, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कैट के ऊपर। किसके ऊपर किया था,
कैट के ऊपर किया था। और इसने कहा था कि कोई भी काम करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं, यानी आप कितनी दफा किसी काम को करते हैं और उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है, ये मैटर करती है। ठीक है, आप जैसे कहते हैं कि मैं पीपीएससी के अंदर अपेयर हुआ तो मैंने 3 दफा एग्जाम, तीसरी दफा जाकर मैं जो है वो क्लियर हो सका। तो ये कहाँ कहते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं। तो कहते हैं लर्निंग के लिए जो है मोटिवेशन लेवल भी मैटर करता है, आप कितने मोटिवेटेड हैं कुछ काम, किसी काम को करने के लिए। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, आपके अंदर कितना जज्बा है चीजों को एक्सप्लोर करने का, रिवार्ड क्या है किसी काम को करने के ऊपर। यानी ये चीजें हैं जो हमें लर्निंग के ऊपर मजबूर करती हैं, जो हमें ट्रायल करने के ऊपर रिस्पॉन्स की तरफ हमें जो है वो लेके जाती हैं। इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि थर्ड आई, यानी कि थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। और यहाँ कहता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स ट्रांसफर विल बी स्पीडी, यानी अगर एक जैसी चीज है, कोई एक काम आपने किया है फिर दोबारा वही काम करते हैं तो उसके अंदर को थोड़ी तब्दीली होती है, यहाँ लर्निंग ईजी होगी, स्पीडी होगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी तो लर्निंग स्लो होगी। ठीक है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी वही लर्निंग जो आपको पहले पता है उसी के मुतालिक लर्निंग हो तो उसे पार्शियल ट्रांसफर बोलते हैं। अगर आपने लर्निंग की है और वो लर्निंग उससे मुख्तलिफ है जो आपने की पहले की थी तो वो नेगेटिव। यानी मैं मिसाल के तौर पे, आप पाकिस्तान के अंदर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी आप जो है वो राइट साइड पे, पाकिस्तान के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम राइट साइड पे ड्राइवर बैठता है। अगर आप दुबई में चले जाएं, आप किसी और कंट्री, यूरोप कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पे ड्राइविंग आप लेफ्ट साइड पे कर रहे होंगे। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि आपकी वो नेगेटिव लर्निंग हो रही होगी कि वहां आपने यहाँ कुछ और सीखा था, वहां कुछ और अपोजिट है, तो ये नेगेटिव लर्निंग होगी। यानी कि आप अगर विंडो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, विंडो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको एप्पल का मैक वाला दे दिया जाए तो फिर आपको नया सिस्टम साइज समझने में एक नया तरीके से करना पड़ेगा। वो चीजें विंडो और मैक वाली मुख्तलिफ होंगी। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जहाँ से कोई लर्निंग हमारी न हो रही। तो बेसिकली जो थॉरेन डाइट था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर। उसने कैट को एक बॉक्स के अंदर बंद किया और उस बॉक्स की बाहर वाली साइड है ना उसने फिक्स कर दिया। अब कैट को भूख लगी हुई थी, वो बार बार कोशिश करती कि किसी तरह मैं इस बॉक्स से निकलूं और मैं जाके वो फिक्स जो है वो जो बाहर है उसको ले लूं। अब इसी कोशिश के अंदर इसने जो है ना वो ये देख रहे हैं आपके सामने कैट है, उस पिंजरे के अंदर बंद है। और इसी कोशिश के अंदर वो बार बार ट्राई करती है, अपने पाँव मारती है, तो यकदम उसका पाँव लीवर को लगता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब दरवाजा खुलता है तो कैट बाहर निकलती है, जाके फिक्स खाती है, उसको दोबारा जो है वो बंद कर दिया जाता है। फिर दोबारा जब उसको भूख लगती है और फिर उसको फिक्स स्टिमुलस मिलता है, फिर वो अपनी तरफ ट्राई करती है। और आखिर अब उसे इतना पता होता है, मिसाल पता होता है ना, कैट है वो अब बैर फिक्स पड़ी है पूरी पिंजरे के अंदर जो है ना वो बार बार टांगे मारी जा रही है। अब कहीं पे उसकी लगी टांग लग गई और उसको जो है ना वो फिक्स मिल गई। अब अगली दफा उसे अंदाजा होगा कि मुझे इस एरिया की तरफ लगेगी, फिर दोबारा उस तरफ हरकतें करेगी और फिर उसको, यही अनटिल बार बार करने से एक उसको बाद में ये पता चल जाएगा कैट को कि मुझे ज्यादा इधर उधर जो है ना भागने की कूदने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस पॉइंट को, इस लीवर को दबाने से दरवाजा खुल जाएगा और मैं फिर हासिल कर दूंगी, यानी वो उसके अंदर परफेक्ट हो जाएगी और वो अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, ये था उसका एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर 3 लॉज की बात की है, एक लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं कि वो कितना किसी चीज के लिए तैयार है, यानी यहाँ पे उसका मोटिवेशन लेवल है। यानी आप एक काम, मैं कहता हूँ कि यार पढ़ लो बैठ के, अगर आपका पढ़ने का मूड ही नहीं है, यानी आप रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप, मैं कैसे मजबूर कर सकता हूँ आपको पढ़ने पे? आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो कहता है कि कोई बंदे का इमोशनली तैयार होना, किसी बंदे का। अब आपने, हमने वो बात की थी रेडीनेस के हवाले से उसके अंदर, आई थिंक जीन त्यागे के अंदर, और वहां हमने कहा था कि बायोलॉजिकल रेडीनेस की बात हो रही है। यानी वो बंदे की किसी एज की, क्या मिसाल के तौर पर अलजबरा पढ़ाना है तो अलजबरा 5 साल वाला बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? तो नहीं पढ़ सकता। तो वो थी लॉ ऑफ जो रेडीनेस की बात की थी, यानी वो रेडीनेस थी जीन त्यागी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये लॉ ऑफ रेडीनेस जो इसने लिया है फॉरेन डाइट ने, ये मोटिवेशन के अकॉर्डिंग है कि कोई बंदा उस काम को करना ही चाहता है, उसका मेंटली एक्सेप्ट तैयार है उस काम को करने के लिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एग्जाम वी लर्न इन मोर स्पीड। एग्जाम के दौरान हम बड़े स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, जबकि आम दिनों के अंदर हम ढीले होते हैं, सुस्त होते हैं। तो ये वाली जो है वो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? तो जरा बताइएगा मुझे। सर हमें तो क्लियर आ रही है आवाज बिल्कुल। चलो, चलिए, कमेंट आया था तो आ मैंने रही है कहा सर। ठीक है, ठीक। अच्छा,
जब हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं ना, तो उस दिनों के अंदर हम बड़ी टेंशन के साथ पढ़ते हैं। तो लेकिन जैसे ही हमारे जो है वो मतलब आम दिनों के अंदर हो, तो हम जैसे हम सारे यूनिवर्सिटी के अंदर से पढ़ के आए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं कि जैसे पेपर आते हैं ना, तो उसको तो हम कहते हैं और अगले सेमेस्टर में हमने बड़ी मेहनत करनी है, साथ के साथ पढ़ना है। और उस दफा हम जो है, चूंकि एट द एंड एग्जाम के टाइम हम तैयारी कर रहे होते हैं, और एग्जाम वाली नाइट हम जो है ना वो जोर लगा रहे होते हैं। अब जब अगला सेमेस्टर आता है फिर रूटीन में, तो उसी तरह हम सुस्त हो जाते हैं, पहले 2-3 दिन पढ़ा फिर सुस्त हो गया, देखी जाएगी जब एग्जाम आएंगे तब करेंगे। इस तरह कहता है कि जब हम तैयार होते हैं, एग्जाम सर के ऊपर होता है, तो हम बड़े रेडी हो जाते हैं। इसी तरह ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्रू मोटिवेशन, मोटिवेशन के जरिए कोई काम जल्दी कर सकते हैं। तो मतलब ये कि रेडीनेस की बात करते हैं कि कोई काम करने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करता है लॉ ऑफ इफेक्ट की बात। लॉ ऑफ इफेक्ट के हवाले से भी हमने कोई बात की थी, वो आज बल्कि बात करेंगे। बीएफ स्किनर की थ्योरी जो है, जो ओपन कंडीशनिंग है, इसी लॉ ऑफ इफेक्ट से ली गई है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक चीज मुझे अच्छी लगती है, तो इट मीन उसने मेरे ऊपर अच्छा इफेक्ट किया, मैं वो बार बार करूंगा। मैंने किसी होटल से खाना खाया, उस होटल का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इट मीन वो मेरे लिए अच्छा है, और मैं आइंदा जब भी मुझे खाना खाना होगा तो मेरी प्रेफरेंस होगी मैं उस होटल से खाना खाऊं। और अगर वो मुझे अच्छा ना लगता, तो मैं तौबा करता कि मैंने इस होटल से आइंदा खाना खाने के लिए नहीं आना। मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हमें रिवार्ड करती है, बेनिफिट देती है, तो हम जो है ना, हमें हम उसको लर्न करते हैं। और अगर कोई चीज़ हमें जो है वो उससे मज़ा नहीं आता, तो हम उसको जो है वो लर्न नहीं करते। ठीक है। तो ये इसी तरह जैसे देखें कि कैट जो है वो बार बार लीवर दबाती है, तो उसको उसके लीवर दबाने के ऊपर बहन निकलने पे उसे क्या मिलता है? खाना मिलता है। अब वो बार बार इसलिए लीवर दबाती है कि उसको खाना मिलने, वो काम को रिपीट क्यों कर रही है, बार बार ट्राई है, इस तरह से कर रही है कि उसे खाना मिलता है। अगर उसे दरवाजा खोलने से बहन से कोई चीज ना मिलती, तो क्या वो लीवर दबाती? वो ना दबाती। ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि वो चीज, इसकी फिर आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं हम लॉ ऑफ यूज, और एक को बोलते हैं लॉ ऑफ मिस यूज। ठीक है। अच्छा जी, अगर इसका तीसरा है हमारे पास लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, दैट इफ अ टास्क इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इट विल बी एक्सरसाइज निकला है। एक्सरसाइज जैसे हम कहते हैं कि परफेक्शन, वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस लीड्स टू मैन परफेक्शन। तो एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो काम हम बार बार करते हैं, वो हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है। तो जब हम लर्निंग, जो काम बार बार नहीं करते, उसके अंदर हमारी लर्निंग कम होती है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अच्छी राइटिंग करनी है, तो बार बार आप राइट करेंगे। ठीक है। इसके बाद है जी लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, ये लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ मिस यूज। अगर लर्निंग स्ट्रेंथ है विद रिपीटेड ट्रायल, बार बार करने से हमारी जो लर्निंग वो मजबूत होगी। और अगर हम उसको नहीं करेंगे, तो हमारी लर्निंग क्या होगी? वीक होगी। इसके सेकेंडरी लॉज हैं, ये टोटल 8 लॉ हैं। इनको मैंने फर्दर एक एक को एलेबोरेट भी किया है, लेकिन ये एग्जाम में कभी भी नहीं आए। ठीक है ना, लॉ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग एग्जाम में कभी नहीं आए, पंजाब लेवल पे कभी नहीं आए, सिंध वाले लेवल से भी देखते हैं तो बताइएगा। तो ये वाले 8 लाख के कुछ मतलब आप याद रख लें, काफी रहेगा। पहला है लॉ ऑफ एनालॉजी या जम्बिलेशन। इसका मतलब है एक काम आपने माजी के अंदर किया, और जमीलेशन और जिन चार्जों में भी हमने इसका स्टेप को पढ़ा था, और सिमिलर काम हम हाल के अंदर कर रहे हैं, तो कोई ऐसी नई लर्निंग नहीं है, रन उसी तरह की है जैसे काम मैंने माजी में किया था। इसी माजी वाले नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए मैं हाल वाला काम करता हूँ, कोई अपना नया स्कीमा चेंज नहीं करता। इससे लॉ ऑफ एनालॉजी या जमीलेशन। दूसरा लॉ है पार्शियल एक्टिविटी। इसके अंदर होता है हम लर्न को बाय पार्ट्स कर देते हैं, एक चीज थोड़ी सी आज कर लेता हूँ, थोड़ी सी कल कर लूंगा, थोड़ी सी परसों कर दूंगा। इस तरह करके जो हम लर्निंग कर रहे थे पार्शियली, यानी थोड़ी थोड़ी करके कर रहे होते हैं, इसको लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टी रिस्पॉन्स, बार बार काम करना, बार बार मल्टी रिस्पॉन्स, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, परफेक्शन की तरफ जाने के लिए बार बार करना। फोर्थ है हमारा लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, कि आदत को बेहतर करने के लिए, चेंज करने के लिए, अपने मेंटल सेट को चेंज करने के लिए, अपने माइंड सेट को बदलने के लिए जब कर रहे होते हैं, इसे लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड बोलते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये होता है कि चीजों को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर लेना। ये अगली दो थ्योरी हम लॉ ऑफ एसोसिएशन के ऊपर ही पढ़ेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लाइक लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब है वो चीज जो सबसे पहले आपने सीखी थी। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो पहला दिन जो आपको गुजरा ना, आपको वो हमेशा याद रहेगा कि मेरा पहला दिन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या शादी का पहला दिन, या ऐसे कोई लाइफ के अंदर चीजें होती हैं जो आपको याद रहती हैं। तो जो बिगनिंग है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहली चीज है, वो आपको याद रहती है हमेशा, यानी वो लर्निंग आपकी हमेशा रहती है। इसी तरह लॉ ऑफ रिसेंसी, जो आपने सबसे आखिर में काम किया होता है, यानी लॉ ऑफ रिसेंसी जो सबसे आखिर, आखिर में जो अब अभी किया है,
यानी मैंने जो काम सुबह किया है तो वो मुझे ज़्यादा याद होगा बनिस्बत वो काम जो मैंने हफ्ता पहले किया था। तो लॉ ऑफ रिसेंटली जो रिसेंटली हमने काम किया होता है वो मेरी लर्निंग में ज़्यादा होता है। और एट्थ है लॉ ऑफ इंटेंसिटी आर स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस यानी मोर ड्राई मोर कंप्लीट, जितनी मैं कोशिश करूँ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जितना मेरा स्टिमुलस बड़ा होगा। स्टिमुलस क्या था, जो हमें किसी काम को करने के ऊपर उभारता था। तो जितना मेरा स्टिमुलस मजबूत होगा उतनी मेरी लर्निंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कैंडी लॉज हैं, मैंने इन सबको ना अलग अलग से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मेरी जो मतलब मैंने बताए हैं वहां से मुश्किल हो तो आपने इसकी जो डिटेल है वो पढ़ लेनी है। तो ये था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके बाद अगली हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, वो है हमारी इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। देख लीजिएगा एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या कहते हैं कि अगर आप यानी तो इजियर टू डिफिकल्ट, आसानी से लेकर मुश्किल की तरफ जाते हैं। वीकर क्योंकि जब हमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम रेडी होंगे, तो जारी बात है चीजें हमारी अब समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह स्मॉल चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। छोटे बच्चे जो है वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। हम उससे बार बार उसको चलना सिखाते हैं, उसको भागना सिखाते हैं, उसको रीडिंग राइटिंग करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। इस तरह कहते हैं कि मोटिवेशन मैटर करती है। न्यू लॉ ऑफ रेडिनेस मोटिवेशन था। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग आसान हो जाएगी, अगर नो मोटिवेशन नो लर्निंग। प्रैक्टिस लीड्स टू अ मैच्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट आर रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसके अंदर जो है वो ये जो बिहेवियरिज्म वाले हैं ये पनिशमेंट और रिवार्ड की बात भी करते हैं, जिसको हम ऑफन कंडीशनिंग के अंदर विशेष देते हैं। और इसके अलावा ये लर्निंग क्या है, चेंजिंग बिहेवियर के अंदर हेल्प करती है। और टीचर इंप्रूव है टीचिंग मेथड बाई। टीचर जो है अपने मेथड को इस थ्योरी से इंप्रूव कर सकता है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो सारे लॉज हमने देखे हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ मैंने क्वेश्चन एट द एंड दिए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चन की खुद ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये वाला यानी एरिया तैयार है कि नहीं तैयार। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, जो बी एफ स्किनर ने दिया है। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग से पहले हम पहले क्लासिकल कंडीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर चीज समझ आ गई तो ऑपरेंट ज्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ये आ गई क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अच्छा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलो ने दी थी। पावलो जो था ये रशिया का था जी। मोजब साहब को सवाल है। सर आपने जो है वो एडवर्ड सैलनडाइक जो है उसको बोला है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये जो है ना फादर है। जी जी आपने बिल्कुल। बिहेवियरिज्म का भी इसी को फादर बोला है। नहीं, बिहेवियरिज्म तो जेडी वाटसन है, वो तो नहीं कह रहे। नहीं, बिहेवियरिज्म ये बिहेवियरल थ्योरीज हैं, ये मैंने कहा है। यानी ये जो है लर्निंग की थ्योरीज है ना। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं है जी सर। जी बोलिए बोलिए। क्रो एंड क्रो लर्निंग में ये बुक में भी मैंने पढ़ा था लेकिन ये समझ में नहीं आया, इसमें भी आया है। ये प्लीज ये बताएं कि क्रो एंड क्रो ये लर्निंग में क्या मीनिंग है इसकी। तो देखेंगे। ये एक साइंटिस्ट फर्स्ट का स्लाइड नाम में है, आई क्रो थी। एंड क्रो। जी सर जी। हाँ जी हाँ जी। सर जी, ये जो थ्रॉन्डाइक है ये फिर किसका है? फादर आपने बताया इसको, तो और साइकोलॉजी का है ना? एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। और सर ये ट्रायल एरर का फिर वो है, जे बी वास्टन है? नहीं नहीं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये तो थ्योरी है ना, थ्योरी इसी ने जी दी जी। है। ट्रायल एंड किसने? एरर जो थ्योरी है थ्रॉन थॉर्नडाइक जी ने जी। दी है। ठीक है। अच्छा, और वैसे थॉर्नडाइक ने दी है। हाँ जी, और ठीक है एजुकेशनल ठीक है साइकोलॉजी के बारे भी वही है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, बानी नहीं है ये? एजुकेशनल साइकोलॉजी इसने ये एरर दी है। जी जी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का बानी भी वही है, ये थ्योरी है ना। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पूरी साइकोलॉजी के समझे फील्ड है, जी जी ब्रांच, वो भी इसने दी, उसी को कहा जाता है, उसको फादर कहा जाता है। जी। अच्छा जी, क्रो एंड क्रो और ना सर ये जो भाई पूछ रहे थे, क्रो एंड क्रो, जी ये मैं कोई मैंने सामने अभी स्लाइड आपके सामने शो कर दी है, देखिए। जी बेसिकली क्रो एंड क्रो एक बंदे का नाम है। ठीक है, क्रो एंड क्रो एक आदमी का नाम है। जी और जी उसने ये डेफिनेशन जी दी जी थी कि लर्निंग लर्निंग की डेफिनेशन उसने, मैंने कहा ना हमने अभी बात की थी कि लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, या हमने कहा था कि लर्निंग इज द पॉजिटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो क्रो एंड क्रो के मुताबिक ये था कि लर्निंग इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो कहते हैं कि लर्निंग वो है जिसके अंदर हम क्या है हासिल कर रहे होते हैं, अपनी आदत को, अपनी नॉलेज को, एटीट्यूड को, यानी इसके अंदर हम अपनी हैबिट्स को बेहतर कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज को हासिल कर रहे होते हैं, और एटीट्यूड जो है वो बना रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं।
सीख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली तो एक आपने एक तारीफ नेगेटिव है। नेगेटिव को नहीं इसमें इंक्लूड किया, आपने पॉजिटिव चेंज को इंक्लूड किया है। बस यही नेगेटिव बात चेंज कर भी रहा हूँ तो कि एक लर्निंग। इसके अंदर ना हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो जो क्लास के अंदर डिस्कस की थी, वो मैडम हमारी डॉक्टर ही थी एजुकेशन की, तो हमने कहा कि नेगेटिव भी तो लर्निंग होती है। यानी अगर किसी बंदे ने गलत सीखा है, सीखा तो वो भी है ना हमने, यानी कोई बंदे ने बुरी आदत सीखी है तो लर्निंग तो उसकी हुई है। बस लेकिन वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि लर्निंग वही होती है कि जो हमें पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाती है। यानी हम लर्निंग को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। जो नेगेटिव होगी लर्निंग वो भी होगी, लेकिन उसकी तारीफ के अंदर हम उसको कहते हैं ऐसा ऐसी लर्निंग जो हमें पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, हमारी चेंज जो आए वो पॉजिटिव साइड पे हो तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं। बाकी ये लर्निंग बिल्कुल नो डाउट अगर आम लफ्जों में देखा जाए तो लर्निंग नेगेटिव भी लर्निंग है, पॉजिटिव भी लर्निंग है। लेकिन आप उसमें ज्यादा नहीं जाइए, तो इतना अपने जहन में रख लें कि लर्निंग इज पॉजिटिव पॉजिटिव परमानेंट की बात करें ही ना, तो अगर इस तरह करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको इसके मतलब बहुत सी दलीलें देनी पड़े, बहुत सी डिस्कशन। हाँ कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है आपका तो इंटरव्यू के अंदर पैनल को हमें खुद चलाना होता है, हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो बाकी लर्निंग इज द परमानेंट चेंजिंग चेंज तो बिहेवियर इट्सल्फ। जब हम लर्निंग के लिए परमानेंट कहना लाजमी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अभी, मैं भी एमफिल साइकोलॉजी की हुई है, जी लेकिन जी परमानेंट जी जो है वो लाजमी होता है। सीजनल चेंजेस जो होती हैं या किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी चेंजेस जो होती हैं वो फिर दोबारा उसी पे बंदा वापस चला जाता है। जबरदस्त लेकिन जो जबरदस्त परमानेंट चेंज होती है तो वो एक्सपीरियंस वो ही लर्निंग होती है। जबरदस्त। अच्छा फिर आप क्या बोलते हैं, तो जबरदस्त पता चल गया कि हमें जो साइकोलॉजी के आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे मेरा तो जाहिर बात है हमने सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज ए पढ़ा है, अपने कोर्स के अंदर पढ़ा है। तो ये आप ये बताइए कि नेगेटिव लर्निंग को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? लर्निंग फिर होगी, वो लर्निंग ही होगी। लर्निंग, और इसको हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि इग्नोर कर दें? डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की पॉजिटिव या नेगेटिव। बस की लर्निंग, बस लर्निंग लिखते हैं बस। चलिए ठीक है, हाँ मतलब ये तो है कि नो डाउट लर्निंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लर्निंग तो है ही ना। और बाकी ये कि डेफिनेशन के अंदर ही हमें इसको जो है ना वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर चलते हैं। जी क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी ये दी थी पावलो ने दी थी, और ये रशिया का रहने वाला था पावलो जो था। और ये बेसिकली जो है वो एक डॉक्टर था जो पाब्लो था, और इसको नोबेल प्राइज भी दिया था अपनी फील्ड के अंदर 1904 1904 के अंदर। इसकी थ्योरी के भी कुछ और नाम है जिसको रिस्पॉन्डेंट कंडीशन भी बोलते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स और कंडीशन रिस्पॉन्स या पावलोवियन कंडीशन वगैरह कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट लर्निंग भी बोलते हैं। इसकी जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो डॉग के ऊपर किए थे, और वो जिस डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था वेग, WEG। ठीक है, वेग उसका नाम था, और डॉग के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया था। इसको जो है वो मैं पहले आपको जो है ना यहाँ पिक्चर के कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर हम इसको आके देखते हैं। लेकिन एक डॉग है और वो भूखा है, और उसको अब वो क्या करता है, मालिक जो है वो आता है और दरवाजा नॉक करता है, या आप उसको कह लें कि वो बेल देता है, और बेल देने के बाद वो खाना लेके आता है। और जैसे खाने की खुशबू उसको पहुंचती है, डॉग को पहुंचती है, तो डॉग के मुंह से सलाइवा आता है। जैसे जो भी आप इसका मतलब देख लें, तो डॉग के मुंह से सलाइवा आता है और डॉग जो है वो खाना खा लेते हैं। अब ये जो डॉग के मुंह से सलाइवा आना है, जाहिर बात है ये एक नेचुरल चीज है, ये नेचुरल चीज है ना कि उस चीज का हमें भूख लगी और हमें जो है वो खाना जैसे हमारे करीब आएगा, तो हम खुशबू आएगी तो हमारे मुंह से जो है वो पानी का आना या राल का टपकना या सलाइवा का आना, ये एक नेचुरल चीज है। अब क्या हुआ कि जो वो मालिक है जो डॉग के लिए खाना लेके आता है, वो जब भी खाना लेके आता है तो वो पहले बेल बजाता है, फिर उसके बाद जो है वो खाना अंदर लेके आता है। अब ऐसा ऐसा डॉग की माइंड सेट बन गया कि जब भी मुझे खाना मिलता है तो उसके लिए जो है वो बेल बजती है। अब उसकी एसोसिएशन होती गई कि बेल बजी है तो डेफिनेटली मुझे खाना मिलेगा। और वो जो सलाइवा उसके मुंह से खाना आने पे आता था, अब वो सलाइवा उसके मुंह से बेल बजने पे भी आने लग गया। यानी कि जो इसका माइंड सेट बन गया, इसकी कंडीशनिंग हो रही है कि ये जो बेल बेल बजी है तो डेफिनेटली मुझे खाना मिलेगा। तो इसकी बेल की बुनियाद अभी खाना नहीं आया, अभी मालिक अंदर इंटर ही नहीं हुआ, लेकिन बेल बजने से ही वो जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा आ गया। अब पहले तो बात थी नेचुरल कि खाना आया उसके डॉग के मुंह से सलाइवा आया, ये तो बात थी नेचुरल।
लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि डॉग के सामने अभी खाना नहीं आया, फिर बेल बजी है तो डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया है, तो ये वाली क्या हो गई, न्यूट्रल बात हो गई ना। यानी खाना और जो सलाइवा उसके डॉग के मुंह से आना और बेल का बजना न्यूट्रल चीज है। यानी क्या बेल का बजने से और सलाइवा आने से तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि अब बजाय खाना आने की उसके बेल बजने से उसके मुंह से सलाइवा आ गया। तो ये इसको बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस। और कंडीशन स्टिमुलस, बेल का बजना कंडीशन स्टिमुलस है, और उसके मुंह से आना जो है वो होता है, जो सलाइवा का आना वो क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। यानी इसको मैं पहले दोबारा पहले सिनेरियो के अंदर लेके आता हूँ कि मालिक आया, डॉग है, भूखा है, अपने कमरे के अंदर है। मालिक आया, उसने बेल बजाई और उसके बाद वो खाना लेके आया। मालिक का खाना उसके सामने लेके आना और फिर उस खाने के बदले के अंदर, खाना एक स्टिमुलस है, उसके बदले के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर डॉग के मुंह से सलाइवा आया। तो ये अनकंडीशन थी, तो कंडीशन नहीं लगाई, अनकंडीशनल था, स्टिमुलस था, और अनकंडीशन ही रिस्पॉन्स जो है वो डॉग ने दिया है, कि उसके मुंह से सलाइवा, यानी अनवॉलंटरी, उसकी मर्जी के बगैर जो है वो डॉग के मुंह से सलाइवा आया। सेकंड केस के अंदर हम आए तो वहां पे क्या हो गया कि वो अभी, यानी उसके ऊपर, बेल के ऊपर उसकी इतनी आदत बन गई है डॉग की कि वो समझता है बेल बजी है तो खाना मुझे मिलेगा। बेल बजते साथ ही बेल को वो ले रहा है कंडीशन स्टिमुलस, और उसके बदले के अंदर वो उससे सलाइवा आ रहा है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है। और फिर इसी तरह हम बाद में मजीद देखते हैं कि केसेस मुख्तलिफ देखेंगे कि वो क्या होता है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्लैरिटी एक्सक्यूज नहीं है मी तो बता दें। सर। जी जी। सर ये अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा? अनकंडीशन ये है ना, कंडीशन होता है कि जहाँ पे आपने, मैं कहता हूँ शर्त लगा दी है मैंने आपके साथ कि किसी काम की आप ये करेंगे तो ये होगा, कंडीशन एक शर्त लगा दी। अनकंडीशन में यहाँ कोई शर्त नहीं है। यानी एक भूखे डॉग के सामने खाना आता है, खाने का आना, ये अनकंडीशन स्टिमुलस, खाने का आना, और खाने के बदले के अंदर डॉग के मुंह से सलाइवा का आना। तो खाने का आना अनकंडीशन है, यानी कोई शर्त नहीं लगी, यानी उसके सामने खाना आया और उसके बदले के अंदर डॉग के मुंह से जो है ना वो सलाइवा का आना, यानी फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो नेचुरल खाना भी, नेचुरल खाने के नतीजे के अंदर नेचुरल उसका रिस्पॉन्स, तो इसे अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलेंगे। मतलब खाना जो है वो बेल बजाए बगैर ही उसको मिल गया। बेल बजा के समझ दिया, यानी बेल बजाई, लेकिन अब उसकी जी, पहले कंडीशन तो बेल नहीं है ना। बजाए। ये जी जी। कंडीशन ये होती है ना, अगर उसे पता, अभी उसे पता नहीं है कि मुझे बेल के बाद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बेल बजाई है, उसके बाद खाना उसे मिल गया, तो वो जो बेल की पहले बजी है ना, वो उसके जहन के अंदर हो गया कि अब रोजाना जब भी मुझे खाना मिलता है मुझे बेल बजती है पहले। इस वजह से करके उसका माइंड सेट बन रहा है कि आइंदा कुछ दिनों के बाद जैसे रोजाना ही काम होगा तो बेल बजेगी सही तो डॉग तैयार हो जाएगा खाना खाने के लिए, और उसके मुंह से सलाइव आ जाएगा। मोहम्मद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सर ये ना, मतलब कुदरती जो चीज है, मतलब एक फूड की वजह से सलाइवा खाना एक कुदरती अमल है, तो ये जी अनकंडीशन है। बिल्कुल, जी एयर अगर कंडीशन। वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स जिसकी वजह से नहीं आना चाहिए उसकी वजह से आ रहा है, खाने को साथ मिला के, तो फिर ये एसोसिएशन हो रही है, तो फिर ये कंडीशन पैदा हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल, एक नेचुरल चीज है, कुदरती सर चीज ये है। मेरा ना कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, ये कंडीशनल और अनकंडीशन स्टिमुलस का। सर ये क्वेश्चन भी बहुत दफा है, यूसीएस और यूसीआर, तो ये रिस्पॉन्स का सर मुझे नहीं इतना आइडिया आता। चले मैं अब मजीद एक चीज इसको और थोड़ा, होती है, सर जिस तरह देखिए। सर ने बताया है कि एक चीज बिफोर कंडीशनिंग है। बिफोर कंडीशनिंग तो ये है ना कि खाना आया और सलाइवा भी आया, ये तो एक नेचुरल चीज है, खाने की वजह से सलाइवा आना चाहिए। और ड्यूरिंग कंडीशन जो है, वो जब बार बार उसको खाना भी मिल रहा है तो साथ में बेल भी बज रही है, तो दोनों चीजों की एक ही कंसेप्ट उसने बना लिया कि कुदरती तौर पर जो खाना आ रहा है उसके साथ उसको सलाइवा भी आना चाहिए ड्यूरिंग कंडीशन में। तो उसके साथ बेल भी एक बज रही है, बंदा भी आ रहा है, उसके कदमों की आवाज भी, सारी चीजें साथ में एसोसिएट कर देता है। मीन तो अगर उसको एक खाना नहीं आया, उसका सलाइवा आ गया है, तो ये इसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। मैं बताता हूँ ना, अभी ड्यूरिंग कंडीशन बात चल रही है, पहले हमने बात की थी बिफोर कंडीशनिंग। एक नेचुरल चीज जो है, खाना आ रहा है तो खाने की वजह से सलाइवा आ रहा है। अब दूसरी स्टेज पे चलते हैं कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग जो है, खाना आ रहा है उसके साथ, लेकिन वो और चीजों को नोट कर रहा है साथ में।
वो कर रहा है नोट, कदमों की आहट को भी नोट कर रहा है, बैल बजी है उसको भी नोट कर रहा है, बंदा आ रहा है वो उसको भी नोट कर रहा है, 3-4 चीजें नोट कर रहा है मिसाल के तौर पर। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग इन सारी चीजों को उसने नोट किया, और आफ्टर कंडीशनिंग एक जब जब है ना इन चीजों के साथ उसने एसोसिएट कर लिया कि खाना, कदमों की आवाज या बेल वगैरह सारे जो चीजें हैं ना उनकी वजह से उसको, अगर खाना नहीं भी आया तो वो एक एसोसिएशन ऐसी चीज हो चुकी है कि आप जो है वो स्लाइवेट कर रहे हैं विदाउट खाना भी। मतलब बेल भी बजी फिर भी आप स्लाइवेट कर रहे हैं, कदमों की आवाज सुन ली फिर भी आप स्लाइवेट कर रहे हैं। तो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स जो थे ना स्टिमुलस, उनकी वजह से भी आप जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब उधर जो नेचुरल वाला था। ये एक एसोसिएशन डेवलप हो गई है नेचुरल नेचुरल जो है वो स्टिमुलस वाली एसोसिए वो जो है न्यूट्रल के साथ, जो कि ये मतलब जिसको क्लासिकल। अगर इसको ना आम हम मिसाल देख लेते हैं। आप कहते हैं कि मेरे स्कूल के अंदर जो टीचर है ना, वो जब भी उसने किड ट्राउजर पहनी होती है ना, इसका मतलब है कि आज उसने 11 बजे जो है ना वो घर चले जाएंगे। तो कैसी अब वो आपने अपने अंदर एक माइंड सेट के अंदर बना लिया, जिस दिन टीचर ने किड ट्राउजर पहनी हुई है, आपकी एसोसिएशन पहले आपको पता चल गया कि आज टीचर ने चले जाना। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही बेल बजती है ना, तो वो तैयार हो गया, यानी उसके डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया कि आज टीचर ने जो है ना, मतलब आज जो है वो अब खाना आ रहा है मेरे लिए। तो अब सिर्फ बेल बजी है, अब बेल का खाने से ताल्लुक नहीं है, बेल का मुंह से सलाइवा आना बनता नहीं है, लेकिन उसके मुंह से आ जाता है कि वो तैयार हो जाता है कि मुझे अब जो है ना वो खाना मिलने वाला है। यही एक न्यूट्रल चीज मतलब सलाइवा का आना, ठीक है। और वो जो